गुजरात के सोमनाथ मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को जाने की इजाजत, गैर हिंदुओं को प्रवेश के लिए लेनी होगी अनुमति। मंदिर के ट्रस्टीज में नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी शामिल। दिल्ली और आर्मी कैंटीन में मैगी पर पाबंदी, लेकिन महाराष्ट्र गोवा ने दी क्लीन चिट। प्रीति जिंटा ने 12 साल पहले किए विज्ञापन पर केस को लेकर जताई हैरानी। अमिताभ ने कहा, अब नहीं करूंगा मैगी का प्रचार। बिहार चुनाव से पहले जनता परिवार में फूट, नीतीश कुमार के नाम पर जेडीयू आरजेडी नेताओं में छिड़ी जंग। लालू समर्थकों को नीतीश मंजूर नहीं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने कश्मीर को बताया विभाजन का अधूरा एजेंडा। गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव पर भारत की आपत्ति को पाकिस्तान ने कहा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। कमजोर मॉनसून की आशंका ने बढ़ाई महंगाई की चिंता। दाल की कीमतों में भारी उछाल। एसोचैम ने कहा रिकॉर्ड ऊंचाई तक जा सकती हैं कीमतें। और जिंदल पावर लिमिटेड को मिला बड़ा सम्मान। समय से पहले थर्मल पावर प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने दिया गोल्ड और सिल्वर मेडल। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र कनौजिया। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं। सोमनाथ मंदिर में किसे जाने की इजाजत है और किसे नहीं। जी हां, देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ के दर्शन से पहले गैर हिंदुओं को इजाजत लेनी होगी। देश के सबसे पुराने ज्योतिर्लिंग मंदिर का प्रबंधन करने वाले श्री सोमनाथ ट्रस्ट ने इसके लिए मंदिर में बाकायदा एक नोटिस चस्पा कर दिया है। सबसे पुराने ज्योतिर्लिंग के बाहर गुजराती में चस्पा किए गए एक नोटिस ने सबको हैरान कर दिया है। इस नोटिस पर लिखा है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग तीर्थधाम हिंदुओं का पवित्र स्थल है। हिंदुओं के इस पवित्र धाम में गैर हिंदू तभी दर्शन कर पाएंगे जब वे जनरल मैनेजर के दफ्तर से अनुमति ले लेंगे। ये नोटिस श्री सोमनाथ ट्रस्ट की ओर से जारी किया गया है। कोई भी बिन हिंदू अगर दर्शन करना चाहे, श्रद्धा से दर्शन करना चाहे, तो उसके लिए ये परमिशन ट्रस्ट की जरूरी है। और भी कई ऐसे बड़े जो हिंदू तीर्थ धाम है जिसमें ये व्यवस्था पहले से है। सौराष्ट्र के सोमनाथ जिले में अरब सागर के तट पर मौजूद सोमनाथ मंदिर सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। सोमनाथ को देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पुराना माना जाता है। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल हैं। इसके ट्रस्टियों में पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल हैं। आडवाणी ने 1991 में अयोध्या में राम मंदिर के लिए अपनी रथ यात्रा इसी सोमनाथ मंदिर से शुरू की थी। जाहिर है, इस प्राचीन मंदिर से देश की बड़ी हस्तियां सीधे तौर पर जुड़ी हैं। ऐसे में इस तरह का नोटिस नए विवाद को जन्म देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस न्यूज। चलिए सोमनाथ मंदिर से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राम मंदिर की। बीजेपी के अंदर से राम मंदिर की मांग फिर से उठी है। विनय कटियार ने इस मुद्दे को उठाया है और कहा है कि मौजूदा सरकार को मंदिर के काम को आगे बढ़ाना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हाल ही में राम मंदिर पर पार्टी की स्थिति साफ की थी। तब शाह ने इसके लिए संसद में जरूरी नंबर न होने की बात कही थी, लेकिन अब कटियार कह रहे हैं कि नंबर कोई समस्या ही नहीं है। सुनिए दोनों को। राम जन्मभूमि का मुद्दा ये ज्वलंत है और इसको कोई भी सरकार इग्नोर नहीं कर सकती है, चाहे बहुमत रहा हो या ना रहा हो। नहीं, वो कोर इश्यू को एड्रेस करने जितना बहुमत हमें नहीं मिला है। आपको ये मालूम होना चाहिए, उसके लिए हमें 370 सीटें चाहिए। कृपया आप थोड़ा संविधान को ठीक से पढ़ लीजिए तो चीजें क्लियर हो जाएगी। कटियार अटल जी के साथ साथ चंद्रशेखर सरकार तक को मंदिर मुद्दे पर पहल का श्रेय देकर अपनी सरकार को आईना भी दिखा रहे हैं। चंद्रशेखर जी की सरकार बनी, उनका बहुमत नहीं था, लेकिन 4 महीने के अंदर ही उन्होंने बहुत सकारात्मक प्रयास किया और ऐसा लगा कि अगर कदाचित उनको महीने 2 महीने का वक्त और मिलता तो इस समस्या का समाधान पूरी तरह से निकल जाता। कटियार ने मंदिर मुद्दे को फिर से हवा क्या दी, सारे पक्ष घमासान में कूद पड़े। 100 करोड़ हिंदुओं का आस्था जुड़ा हुआ श्री राम मंदिर से, अब बनेगा तो निश्चित बनेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। अब इनकी जो ये बयान है ये
उस गवर्नमेंट के बयान से जो उनके कुछ राम भक्तों को या कुछ इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी वालों को मायूसी हुई होगी, उस मायूसी को दूर करने के लिए है। मैं कहूँगा बिना कटियार से कि जरा थोड़ा खामोश रहो, देश को देखते हुए देश के कामकाज को होने दो। कटियार की अपनी राजनीति रही है। वो मंदिर मुद्दे के जरिए वोट की खुराक हासिल करते रहे हैं, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार की नीति और एजेंडा विवादित चीजों को दरकिनार कर विकास पर फोकस करने की है। लिहाजा देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी के अंदर का द्वंद्व सरकार पर कितना असर डालती है। बदलते वक्त के साथ बीजेपी विकास की बातों के बहाने अपने पुराने कोर मुद्दों से खुद को किनारे करने की कोशिश में जुटी है, लेकिन पार्टी के भीतर एक बड़ा तबका ऐसा है जो ये मानता है कि जिस राम मंदिर के मुद्दे के सहारे बीजेपी बढ़ी और सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी, उसको छोड़ना ठीक नहीं, और शायद इसीलिए समय समय पर राम मंदिर की मांग उठती रहती है। हालांकि पार्टी आलाकमान भले ही 2/3 बहुमत की मजबूरी का हवाला देकर पल्ला झाड़ रहा हो, लेकिन पार्टी के भीतर का अंतर्द्वंद तो फिर से एक बार सामने आ ही गया है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, फोकस न्यूज, दिल्ली। चलिए, गोवा से एक खबर आ रही है। इस वक्त गोवा में 2 महिलाओं के साथ गैंगरेप हुआ है। आरोपियों ने पुलिस वाला बनकर महिलाओं के साथ वारदात को अंजाम दिया है। ये दोनों महिलाएं दिल्ली की रहने वाली हैं और छुट्टियां मनाने के लिए गोवा गई थी। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको बता दें, गोवा में 2 महिलाओं के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये दोनों महिलाएं दिल्ली की रहने वाली हैं और छुट्टियां मनाने के लिए ये गोवा गई हुई थीं। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और अब बात मैगी की। 2 मिनट में तैयार होने वाली मैगी की बिक्री पर देश की राजधानी दिल्ली और उत्तराखंड में पाबंदी लगा दी गई है। वहीं पूरे देश में छापे मारकर मैगी के सैंपल जब्त किए जा रहे हैं। मैगी के सैंपल्स की जांच में खतरनाक केमिकल पाया गया है। उधर सेना ने भी अपने कैंटीन में क्लीन चिट मिलने तक मैगी को बैन कर दिया है। दूसरी तरफ नेस्ले ने सफाई दी है कि मैगी का सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। ये वो बच्चे हैं जो कल तक मैगी के जायके के दीवाने थे, लेकिन जब इन्हें बताया गया कि मैगी उनकी सेहत के साथ साथ भविष्य भी खराब कर रही है, तो उन्होंने न सिर्फ प्रदर्शन किया बल्कि मैगी खाने से तौबा कर ली। कभी मैगी के ब्रांड एम्बेसडर रहे अमिताभ बच्चन ने भी कहा है कि पिछले 2 साल से उन्होंने मैगी को प्रमोट नहीं किया और न आगे ऐसा करेंगे। मैडम, अभी तक आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी नोटिस। एज सून एज आई विल गेट इट, आई विल पुट इट अप टू माय लॉयर्स एंड वी विल fully cooperate with whatever the law says. I want to also add that, you know, I stopped endorsing Maggi 2 years ago. I don't endorse Maggi anymore now. And that happened 2 years ago. So I haven't been associated with the product. इस बीच जांच में फेल होने के बाद दिल्ली सरकार ने मैगी की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। सरकार ने 13 सैंपल की जांच की, जिसमें से 10 में मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाए गए, जिसके बाद दिल्ली के सभी सरकारी भंडारों पर मैगी बेचने पर पाबंदी लगा दी गई। बिग बाजार और इजी डे जैसी कुछ प्राइवेट रिटेल कंपनियों ने भी अपने आउटलेट से मैगी हटाने का फैसला किया है। तो सबसे पहले तो सही गवर्नमेंट ने जो एक ये चीज निकाली है कि ब्रांड एम्बेसडर को वो कर रहे हैं। मैगी पे ही नहीं, हर जो भी चीज नुकसान देती है उस पे किसी भी बड़े नेता को या किसी बड़े अभिनेता को करना ही नहीं चाहिए उसके बारे में, क्योंकि इसका सीधा असर पड़ता है एक आम आदमी पे। हमारे यहाँ स्टॉक में पहले से ही मैगी नहीं थी, और दूसरा जब शाम को आदेश मिला ना, तो उसके बाद में फिर हमने मंगाना ही बंद कर दिया है, क्योंकि आज इंडियन बनाना था मैंने मंगाने के लिए। जब आदेश आ गया है तो उसको अभी जब तक कोई डिसीजन नहीं होता तब तक फॉलो ही करने हमें। कार्रवाई से पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने नेस्ले के अधिकारियों को तलब कर उनका पक्ष जाना। मंत्री जी से मिले, हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन उनको दी है, वो रिव्यू कर रहे हैं और हमें बता दें। कुछ लोग मिलने के लिए आए थे, ऑफिसर्स मिलने के लिए आए थे, उन्होंने अपना सबमिशन दिया था। उस सबमिशन से हम पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हैं। सरकार ने 15 दिन के लिए फॉर 15 डेज
मैगी के ऊपर बैन लगाया है और कंपनी को आदेश दिया जाता है कि वो अपना दिल्ली के अंदर जितना भी स्टॉक है उस सारे स्टॉक को हटा ले और नया स्टॉक प्रॉपर चेकिंग कराने के बाद ही दिल्ली के अंदर यूज करे। सैंपल में गड़बड़ी पाए जाने के बाद कई प्रदेशों ने पड़ताल शुरू कर दी है। यूपी और दिल्ली के बाद झारखंड, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और केरल की सरकारें सख्त हो गई हैं। केरल के 1,500 आउटलेट्स पर मैगी की बिक्री पर पहले ही रोक लगा दी गई है। सैंपल में MSG मिलने के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी बिक्री पर रोक लगा दी है। नेस्ले इंडिया के नुमाइंदों ने दिल्ली सरकार के सामने मैगी का बचाव करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो पाए और दिल्ली सरकार ने मैगी पर दिल्ली में 15 दिन के लिए बैन लगा भी दिया। हालांकि सरकार ने ये भी साफ किया है कि 15 दिन बाद मैगी के नए प्रोडक्ट्स को बाजार में उतारा जा सकता है, वो भी पर्याप्त चेकिंग के बाद। साथ ही साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी कहा है कि दिल्ली में खाद्य पदार्थ और दवाई में मिलावट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि सरकार के इस दावे को अमली जामा पहनाने में सरकार कितनी सफल होती है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ अभिनव उपाध्याय, फोकस न्यूज, दिल्ली। चलिए अब बात बिहार की। बिहार में जनता परिवार की उलझनें कम नहीं हो रही हैं। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच नेता के मुद्दे पर गतिरोध कायम है और इसकी पुष्टि नेताओं के अलग अलग बयानों से भी हो रही है। जनता परिवार बनाम बीजेपी या बिखरे हुए परिवार का बीजेपी से मुकाबला, इन दो सवालों के बीच बिहार में आरजेडी और जेडीयू में कशमकश जारी है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह से जब फोकस न्यूज ने बात की तो उनकी बातों में गठबंधन में मौजूद गांठ साफ साफ नजर आई। गठबंधन के नेता आपस में जो तय करेंगे वो न मान्य होगा, न तो वो अपनी पार्टी के नेता हैं ही, अभी मुख्यमंत्री हैं ही, तो अपन जो बुझाता है से अपन करें या कर सकते हैं। लेकिन जब गठबंधन होगा तो गठबंधन के टेबल पर न डिसाइड होगा। बाबू लालू प्रसाद से बड़ा नेता कोई है? मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तो नहीं। मुख्यमंत्री पद तो जीतन राम मांझी के बना दिए नीतीश कुमार, तो लालू प्रसाद जी न केकरो बना देंगे। कांग्रेस पार्टी को भी अलायंस पार्टनर रहना चाहिए और देश में सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उनकी अहम भूमिका है। लेकिन वो एगो पार्टी के तरफ हो गए हैं तो वो मध्यस्थता की भूमिका में थोड़ी कमजोरी आ गई। मैं चाहता हूं कि वो लोग मध्यस्थता करें और सेकुलर पार्टी एकजुट हो जाए, उसके लिए सबसे प्रमुख भूमिका कांग्रेस पार्टी को निभाना चाहिए। जेडीयू और आरजेडी की इस लड़ाई में सबसे बड़ा सवाल गठबंधन के चेहरे को लेकर है, मगर खुद जेडीयू के अंदर ही इस मसले पर दो वरिष्ठ नेता अलग अलग राय रखते हैं। हमारे हिसाब से चुनाव सब मिलके सब चेहरा एक होके चुनाव लड़े, चुनाव के बाद फलाफल जब आएगा गठबंधन में तो सीट के बंटवारा होगा, तो सीट के बंटवारा में जो आरजेडी जदयू में जिसकी सबसे संख्या अधिक होगी उसी का नेता होगा। फिर कह रहे हैं कि आज के दिन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी को आदरणीय लालू यादव जी ने समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद सब कुछ दिया और दे रहे हैं। ये सवाल कहाँ है? मतभेदों को नकारने की पूरी कोशिश है, लेकिन सबको पता है कि जनता परिवार के अंदर एक कुर्सी के कितने दावेदार हैं, जबकि उन्हें पता है कि विरोधी खेमा उनकी इसी कमजोरी को अपनी जीत का हथियार बनाने के लिए कैसे तैयार है। रुपेश कुमार, फोकस न्यूज, पटना। घाटी से एक बार फिर विवादास्पद बयान सामने आया है। इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मंत्री मुस्तफा कमाल के बयान पर बवाल मच गया है। पाकिस्तान को कश्मीर की तकदीर का हिस्सा बताया है मुस्तफा कमाल ने। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी झंडे को सिर्फ इसलिए तूल दिया जाता है क्योंकि नफरत की सियासत को आगे बढ़ाया जा सके। कश्मीर में पाकिस्तानी झंडे पर सैयद अली शाह गिलानी के विवादित बयान के बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुस्तफा कमाल ने ऐसा बयान दिया है जिससे कश्मीर ही नहीं देश की सियासत उबल पड़ी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता ने जहां पाकिस्तानी झंडे के प्रति पूरा सम्मान जताया है, वहीं कश्मीर में इसके लहराने पर हंगामा बरपने को गैर जरूरी करार दिया। मुस्तफा यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह डाला कि पाकिस्तान कश्मीर की तकदीर है। पाकिस्तानी झंडा है, पाकिस्तान है, हमें तस्लीम करना चाहिए। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की आप मान लीजिए तकदीर का हिस्सा बन चुका है। मुस्तफा के बयान पर बवाल इसलिए भी हुआ क्योंकि वो लंबे समय तक सूबे में मंत्री रहे हैं,
इसके अलावा वो पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के भाई और उमर अब्दुल्ला के चाचा हैं। ये एक बहुत ही कंडेमनेबल स्टेटमेंट है। लोगों को लगता है कि इन लोगों को सियासत जो है ये इनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या उनमें साहस है कहने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर भारत का झंडा थोड़ा फहराना चाहिए? और दूसरी बात है, संविधान की शपथ लेते हैं ये लोग, बड़े पार्टियों के हैं, सरकार में रहे, कांग्रेस के साथ इनकी 6 साल सरकार चली, अब सरकार से हट गए तो इस प्रकार की अलगाववादी सोच रखने की क्या आवश्यकता? मुस्तफा को चाहे दिल्ली सरकार से जितनी भी शिकायतें रही हों, लेकिन सियासत का जो आरोप वो लगा रहे हैं, क्या उस सियासत से खुद मुस्तफा अलग रह सके हैं? क्या खुद मुस्तफा कश्मीरियत के बहाने पाक परस्ती को बढ़ावा देने की सियासत नहीं कर रहे? पाकिस्तान आ गया, मैं समझता हूं। फयाज बुखारी, फोकस न्यूज, जम्मू। तमाम चुनौतियों के बीच बेहतरीन काम के लिए जिंदल ग्रुप की कंपनी जिंदल पावर लिमिटेड को केंद्र सरकार ने 2 राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा है। कंपनी को ये दोनों अवार्ड्स ओपी जिंदल सुपर थर्मल पावर प्लांट के लिए मिले हैं। 600 मेगावाट ओपी जिंदल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट 2 के लिए पुरस्कार ग्रहण करने के लिए हम आमंत्रित करेंगे श्री नवीन जिंदल, अध्यक्ष जिंदल पावर लिमिटेड। ये सम्मान है देश के ऊर्जा सेक्टर में बेहतरीन काम का। ओपी जिंदल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 2 को शानदार परफॉर्मेंस के लिए गोल्ड शील्ड से नवाजा गया, तो यूनिट 1 को वक्त से पहले प्रोजेक्ट पूरा करने पर सिल्वर शील्ड से सम्मानित किया गया। आज के दौर में जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स मुकर्रर वक्त के बाद भी लटके रहते हैं, जिंदल पावर प्रोजेक्ट्स ने ओपी जिंदल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स का काम वक्त से पहले पूरा कर वाकई सराहनीय काम किया है। नेशनल अवार्ड हासिल करने के बाद जिंदल समूह के चेयरमैन नवीन जिंदल ने ट्वीट कर अपनी खुशी का इजहार किया।